एक सेकेंड रुकिए। ठीक है, तो क्या चीज पढ़ रहे थे हम लास्ट क्लास में? यानी कि हम हमेशा क्या चीज पढ़ रहे हैं? हम क्लास नाइन्थ के लिए, क्लास नाइन्थ के लिए, कक्षा नाइन्थ के लिए विषय गणित, और विषय गणित में भी हम चीज क्या पढ़ रहे हैं? ज्योमेट्री के महत्वपूर्ण कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चों, और ये सभी चीजों को सभी बच्चों को पता है कि हमें क्या चीज नहीं करनी है, कि हमें अपना कोई भी क्लास के दौरान कोई भी बच्चा अपना माइक ओपन नहीं करेगा। जिसको जो भी कुछ पूछना है वो चैट सेक्शन के अंदर पूछेगा। ठीक है बच्चों, तो लास्ट क्लास में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी थी, एक बार आपको थोड़ा सा रिवाइज कराया जाता है। सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। लास्ट क्लास में हमने तीन चीजें पढ़ी थी, जिनमें से एक सामने देखे सही बच्चे, कोई भी बच्चा चैट सेक्शन में भी टाइप नहीं करेगा। कि मान लीजिए त्रिभुज हमारे पास में ए बी सी है, कि त्रिभुज है ए बी सी, और इसके अंत कोण है कोण ए, कोण बी और कोण सी। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, यानी कि त्रिभुज के सभी अंतः कोणों का योग, त्रिभुज के सभी अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। एक तो हमने ये पढ़ा था लास्ट क्लास में। दूसरी क्या चीज पढ़ी थी हमने लास्ट क्लास में? कि दूसरा हमने पढ़ा था त्रिभुज का बाह्य कोण गुण। क्या पढ़ा था हमने? त्रिभुज का बाह्य कोण गुण। त्रिभुज का बाह्य कोण गुण क्या था? कि मान लीजिए हमारे पास में कोई त्रिभुज है एबीसी, या फिर इस त्रिभुज का नाम बदल लेते हैं हम, त्रिभुज का नाम क्या कर लेते हैं? पी क्यू आर। कि इस बार हमारे पास में त्रिभुज है पी क्यू आर। अगर त्रिभुज पी क्यू आर की किसी भी एक भुजा को आप आगे बढ़ाओगे, मान लीजिए आपने क्यू आर भुजा को आगे बढ़ाया, तो आगे बढ़ाने पर क्या होगा? कि आपने इसको आगे बढ़ा दिया, आगे बढ़ाने पर आपके पास में यहाँ पर क्या बन गया? एक बाह्य कोण बन गया है। क्या बन गया? बाह्य कोण। मान लेते हैं इस बाह्य कोण को हमने एक्स लिख दिया है। तो ये जो बाह्य कोण एक्स होगा इसका क्या मान होगा? तो जो बाह्य कोण एक्स होगा उसका जो मान होगा, इसके सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर होगा। यानी कि इसके सम्मुख अंतः कोण कौन से? कोण क्यू और कोण पी। तो आप लिख दोगे जो कोण एक्स का मान होगा वो इसके सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर होगा, कि कोण पी प्लस कोण क्यू। या फिर हमने ऐसा भी याद किया था कि सर ये जिस शीर्ष पर बनेगा, कि सर ये जिस शीर्ष पर बनेगा उस शीर्ष को हटा देंगे, बाकी त्रिभुज के जो दो शीर्ष होंगे उन दोनों के योग के बराबर होगा। कि कोण एक्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये शीर्ष आर पर बना हुआ है, तो आर को छोड़ दो, बाकी त्रिभुज के शीर्ष क्या है? पी और क्यू, यानी कि वो कोण पी और कोण क्यू के योग के बराबर होगा। तीसरा हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि मान लीजिए हमारे पास में क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। क्या है हमारे पास में? एक समकोण त्रिभुज है। आपने एक समकोण त्रिभुज बनाया। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो समकोण त्रिभुज होता है इसके अंदर, जो समकोण त्रिभुज होता है इसके अंदर एक कोण 90 डिग्री का होता है। मान लीजिए त्रिभुज फिर से ए बी सी है। मान लीजिए त्रिभुज फिर से क्या है? ए बी सी। तो आपने कहा जो बी, यानी कि जो वर्टेक्स बी, यानी कि जो बी शीर्ष है, इस पे जो 90 डिग्री का कोण बना है, इसके सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं हम? इसके सामने वाली भुजा एसी को हम कहेंगे कर्ण। और समकोण त्रिभुज में कर्ण को छोड़कर, समकोण त्रिभुज में कर्ण को छोड़कर बाकी दोनों भुजाओं को क्या कहते हैं? पाद कहते हैं। और उनमें से एक क्या होती है हमारे पास में? लंब होती है। और एक क्या होती है हमारे पास में? आधार होती है। ठीक है बच्चों, इतना हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था, और पाइथागोरस प्रमेय आज हम फिर से रिवाइज करेंगे। ठीक है, सभी बच्चों को याद होगा? जल्दी से सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे कि हाँ सर हमने लास्ट क्लास में यही पढ़ा था, और फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है बच्चे, जल्दी से चैट सेक्शन में सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे कि हाँ सर हमने लास्ट क्लास में यही चीजें पढ़ी थी, ताकि हम आगे चलें। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो आगे चलते हैं हम। ठीक है बच्चों, ठीक है, सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, अभी टाइप करना बंद करेंगे सभी बच्चे। ठीक है, तो अभी देखो आपका ना रिकॉल टेस्ट होता है हमेशा। अभी आपका रिकॉल टेस्ट अभी करा दे, रिकॉल टेस्ट। चलो ठीक है, आपके स्क्रीन पर एक टेस्ट आ गया, रिकॉल टेस्ट। तो सभी बच्चे जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। सभी बच्चे इस क्वेश्चन को जल्दी से सोल्व करेंगे। अच्छे से सोल्व करना। और सोल्व करने के बाद में देखो आपका चैट सेक्शन थोड़ी देर के लिए बंद किया जाता है, और आपको आंसर कहाँ करना है? आपको सभी को पोल के अंदर आंसर करना है। पहले अच्छे से आप इसको सोल्व कर लीजिए। सही बच्चे, पहले आप इसको अच्छे से सोल्व करेंगे, और तब आप इसका क्वेश्चन का आंसर कहाँ करेंगे? पोल सेक्शन में करेंगे। ठीक है बच्चों, सही बच्चे जल्दी से सोल्व करेंगे, और सोल्व करने के बाद में इसका आंसर कहाँ करेंगे सही बच्चे? पोल सेक्शन में करेंगे। सर पोल सेक्शन में नहीं आया है। हाँ बस एक सेकंड रुको बच्चे। बच्चे एक सेकंड माइक बंद करेंगे सही बच्चे। आ रहा है बच्चे, बस अभी बाकी अच्छे से सोल्व कर लीजिए। सर कर ली। ठीक है, एक सेकंड रुको बच्चे।
देखो, अब आया पोल सेक्शन पे। देखिए नो बच्चे जल्दी सर। से, आ गया होगा बच्चे अभी। ठीक है, देखो बोर्ड भी आ गया है 4-5 बच्चों का। आ ठीक है, गया सर। ठीक है। यदि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों की माप बराबर है, यदि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों की माप क्या बराबर है। हुआ राहुल? देखो सुनील, आप क्लास के अंदर माइक मत ओपन कीजिए, और महिपाल के नाम से जो भी है, महिपाल के नाम से। यदि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों की माप बराबर है तो प्रत्येक कोण की माप क्या होगी? ठीक है, यदि त्रिभुज के तीनों कोणों की माप बराबर है तो प्रत्येक कोण की माप क्या होगी? ठीक है, तो ज्यादातर बच्चे पोल सेक्शन के अंदर पोल कर चुके हैं, तो आपका चैट सेक्शन ओपन किया जाता है। जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन नहीं आता वो जल्दी से चैट सेक्शन में जाइए और जल्दी से सोल्व करके आंसर अपना ऑप्शन भेजना कि सर ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है या फिर डी सही है। ठीक है, ऑप्शन सभी बच्चे भेजेंगे, लिख कर नहीं भेजेगा, सभी बच्चे ऑप्शन भेजेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या है, यानी कि सभी बच्चों का आंसर आ गया है। देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। अभी सभी बच्चे टाइप करना बंद कर देंगे और सभी बच्चे कहाँ देखेंगे? सामने देखेंगे सभी बच्चे, स्क्रीन पर। ठीक है, टाइप करना बंद कीजिए सभी बच्चे और सामने देखेंगे सभी बच्चे स्क्रीन पर। ठीक है, देखिए, यदि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों की माप बराबर है, यानी कि आपको एक त्रिभुज दिया गया है, आपने एक त्रिभुज बना लिया, त्रिभुज ए बी सी। ये एक त्रिभुज आपने बना लिया, त्रिभुज ए बी सी, और इसके तीनों कोणों की माप बराबर है। तो आपने कहा ये ए बी सी है। आपने कहा अगर तीनों कोणों की माप बराबर है तो इसको भी एक्स मान लेते हैं हम, इसको भी एक्स मान लेते हैं और इसको भी कितना मान लेते हैं? एक्स मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, और आपने कहा कि आपने पढ़ा था कि तीनों कोणों का जो योग होता है, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। आपने कहा ए का मान भी एक्स है, बी का मान भी एक्स है और सी का मान भी क्या है? एक्स है। तो जब आप इन सभी को जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा? 3x, और 3x का मान कितना हो गया? 180 डिग्री। और जब आप x का मान निकालोगे तो कितना आ जाएगा? वो 180 डिवाइडेड बाई 3। कितना आ गया हमारे पास में? 60 डिग्री, यानी कि सभी का आंसर कितना आ गया? 60 डिग्री। ऑप्शन सी। ठीक है बच्चों, देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं हम। ठीक है, जल्दी से वाई टाइप करेंगे कि ठीक है सर अब आगे चलते हैं। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, ठीक है, ठीक है, सभी बच्चे सामने देखेंगे। हाँ, तो हम यही चीज बात कर रहे थे कि हम क्या चीज पढ़ रहे थे? पाइथागोरस प्रमेय पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में हमने चीज सीखी थी कि कर्ण किसको कहते हैं? कर्ण, यानी कि किसी समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा को, किसी समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। ये हमने पढ़ लिया था और अभी रिवाइज भी कराया था हमने क्लास स्टार्ट होने से पहले। ठीक है, और कर्ण, कर्ण क्या होता है? आपको याद करना है कि कर्ण सिर्फ समकोण त्रिभुज में ही होता है। कर्ण सिर्फ समकोण त्रिभुज में ही होता है। यानी कि एक त्रिभुज हमें दिया गया है, त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज ए बी सी। आप त्रिभुज एबीसी में देखोगे कि जो बी शीर्ष है, जो बी शीर्ष है, इसके सामने वाली भुजा क्या है? यानी कि जो 90 डिग्री का कोण होता है उसके सामने वाली भुजा को हम क्या बोलते हैं? कर्ण हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमने अभी क्लास स्टार्ट होने से पहले भी रिवाइज किया था। और हमने क्या चीज रिवाइज की थी कि समकोण त्रिभुज में कर्ण के अलावा, समकोण त्रिभुज में कर्ण के अलावा दो भुजाओं को पाद कहते हैं। एक क्या होती है हमारे पास में? आधार होती है जिसपे त्रिभुज टिका हुआ होता है, और एक क्या होती है? लंब होती है जो सीधी खड़ी होती है। ठीक है, और हमें ये भी चीज पता थी कि पाइथागोरस प्रमेय किसको बोलते हैं, यानी कि किसी भी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, और हमने ये भी चीज सीख ली थी कि जो पाइथागोरस प्रमेय होती है वो सिर्फ समकोण त्रिभुज में ही लागू होती है। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से आप वाई टाइप करें कि हाँ इतना हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था कि किसी भी समकोण त्रिभुज के अंदर, कि किसी भी समकोण त्रिभुज के अंदर अगर आपके पास में एक समकोण त्रिभुज दिया जाए तो आप क्या कहोगे कि इसमें एक 90 डिग्री का कोण होता है, 90 डिग्री का कोण होता है। और अगर ये त्रिभुज पी क्यू आर है तो जल्दी से सभी बच्चे टाइप करेंगे कि इसके अंदर कर्ण कौन सी भुजा होगी। सभी बच्चे टाइप करेंगे कि इसके अंदर कर्ण कौन सी भुजा होगी। सभी बच्चे टाइप करेंगे कि त्रिभुज पी क्यू आर में जो आपको स्क्रीन पर दिखाया गया है कर्ण कौन सी भुजा होगी। ठीक है, वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ गया कि सर पी आर भुजा क्या होगी हमारे पास में। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, यानी कि कर्ण कौन सी भुजा हो गई? पी आर हो गई। और आपने पढ़ा है कि जो पाइथागोरस प्रमेय होती है वो क्या होती है, यानी कि आप ऐसे लिख सकते हो सर जो पी आर का स्क्वायर होगा, जो पी आर का स्क्वायर होगा कर्ण का स्क्वायर, वो आधार का स्क्वायर यानी कि क्यू आर, आपने कहा क्यू आर का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर यानी कि पी क्यू के स्क्वायर के बराबर होगा। अच्छा, सभी बच्चे ये चीज हमें बताएंगे कि सभी बच्चों को ये स्क्वायर का वर्ग का मतलब पता है क्या होता है? सभी बच्चे बताएंगे
कि सभी को वर्क का मतलब पता है ना, क्या होता है स्क्वायर का मतलब। देखिए सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, अभी आपको नीले कलर से चीज दिखाई जा रही है। हाँ, देखो वर्क का मतलब होता है कि कोई आपसे कहने लगे कि आप 5 का वर्ग बताइए, जल्दी से बताइए 5 का वर्ग कितना होगा। जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे 5 का वर्ग यानी कि 5 का स्क्वायर कितना होगा। ठीक है संजय, ठीक है जतिन, ठीक है, यानी कि सभी बच्चों को पता है कि 5 का वर्ग कितना होगा। सर 5 का वर्ग होगा 5 × 5, यानी कि जो पावर है यानी कि जो घात है उसको, जितनी भी घात है उसको उतनी बार सेम नंबर को मल्टीप्लाई कर देना। और आपने कहा 5 × 5 कितना होता है, 25। ठीक है, इसी तरीके से सभी बच्चे बताएंगे कि 7 का वर्ग कितना होगा। सभी बच्चे टाइप करेंगे 7 का वर्ग कितना होगा। ठीक है वरुण, ठीक है संजय, यानी कि 7 का वर्ग होगा सर 7 × 7, यानी कि हो जाएगा 49, 49। ठीक है बच्चों, तो अभी आप सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, आपको स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाई जाएगा, आपका चैट सेक्शन रोका जाता है और सभी बच्चे इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करेंगे। और सॉल्व करने के बाद में इसका आंसर कहाँ करेंगे, सभी बच्चे पोल सेक्शन के अंदर करेंगे। ठीक है, देखो जो बच्चे पोल के अंदर आंसर करते हैं उनके आंसर सबमिट होते हैं और वो कहाँ जाते हैं, स्कूल के टीचर के पास में जाते हैं। ठीक है, तो जितने बच्चे मैक्सिमम पोल के अंदर वोट कर सकते हैं वो बच्चे पोल के अंदर वोट करना। और जिनके पास में पोल का ऑप्शन नहीं आता है कोई बात नहीं, उनके लिए चैट सेक्शन खोला जाएगा कुछ समय के बाद। ठीक है, दिए गए त्रिभुज में कर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। दिए गए त्रिभुज में कर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। डिटरमाइन द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज इन द गिवन ट्रायंगल। डिटरमाइन द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज इन द गिवन ट्रायंगल। ठीक है, सभी बच्चे पहले अच्छे से सॉल्व करेंगे। आपके पास में 20 सेकंड है, 20 नहीं चलो आपके पास में 40 सेकंड है, क्योंकि टाइम लग सकता है बच्चों को सॉल्व करने में। ठीक है, तो आप अच्छे से सॉल्व करना, बट आंसर सही करने की कोशिश करना। हमने पढ़ा था पाइथागोरस थ्योरम के अंदर कि पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है कि जो हमारे पास में सबसे पहले हम त्रिभुज के अंदर कर्ण को पहचानते हैं, और जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। ठीक है, वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों का आंसर आने लगा है। ठीक है, ठीक है, बाकी सभी बच्चों के लिए पोल का वोट चैट सेक्शन खोला जाता है ताकि बच्चे वहां पर भी अपना ऑप्शन टाइप कर सके, क्योंकि शायद जिन बच्चे ने पोल का आंसर करना था वो कर चुके हैं मैक्सिमम बच्चे। तो अब बच्चे क्या कर सकते हैं, चैट सेक्शन के अंदर अपना ऑप्शन टाइप कर सकते हैं। सभी बच्चे ऑप्शन टाइप करेंगे कि सर हमारी तरफ से ये ऑप्शन सही है। ठीक है, ठीक है, अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, किसी बच्चे का आंसर 25 भी आ रहा है। ठीक है, सभी बच्चे चैट सेक्शन बंद करेंगे, सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। ठीक है, कुछ समय के लिए चैट सेक्शन हम ही रोक देते हैं, सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। देखिए क्या दिया गया था आपको, आपसे पूछा गया था कि दिए गए चित्र में कर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, कर्ण को पहचानना पड़ेगा। हमने क्या करा, इस त्रिभुज को पहचाना कि ये रही त्रिभुज की एक भुजा, ये रही दूसरी भुजा, और ये रही त्रिभुज की तीसरी भुजा। और हमें 90 डिग्री का कोण भी पता लग गया कि सर 90 डिग्री का कोण कहाँ पर है। यानी कि अगर हम इसको ए कह दें, इसको वो शीर्ष बी कह दें। बच्चे अपना माइक बंद कर लो, जिस भी बच्चे माइक जो बार बार ओपन कर रहा है वो क्लास के दौरान अपना माइक बंद कर लीजिए। देखिए, इसको बी कह दें, उसको सी कह दें। तो आपने कहा सर 90 डिग्री के सामने की जो भुजा है वो कौन सी है, एसी। आपने कहा सर एसी को तो कहेंगे हम कर्ण। बाकी ये हो गया हमारे पास में आधार, और ये क्या हो गया हमारे पास में, लंब। ठीक है बच्चों, ये क्या हो गया हमारे पास में, लंब। और आप सभी जानते हो कि ये एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। किस तरीके से, आपका होगा कर्ण का स्क्वायर, कि जो कर्ण का स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो आप देखेंगे लंब कौन सी भुजा है, आपका हो गया सर लंब तो एसी भुजा है, यानी कि जो एसी का स्क्वायर है वो लंब कौन सी भुजा है, ये हमारे पास में ए बी है, कि ए बी का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस जो आधार है वो क्या है, बीसी का स्क्वायर हो जाएगा। आप जल्दी से इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए कि एसी का स्क्वायर तो हमें निकालना है, एसी का स्क्वायर तो हमें निकालना है, एसी की वैल्यू हमें निकालनी है। ए बी कितना हो गया, 3 का स्क्वायर, प्लस ये कितना हो गया, 4 का स्क्वायर। सभी बच्चे चैट सेक्शन में टाइप करेंगे कि 3 का स्क्वायर कितना होता है। सभी बच्चे चैट सेक्शन में जाएं और जल्दी से टाइप करेंगे कि 3 का स्क्वायर कितना होता है। सभी बच्चे चैट सेक्शन में जाएंगे और बताएंगे कि 3 का स्क्वायर कितना होता है। वेरी गुड संजय, ठीक है।
तो सभी बच्चों का आंसर आ गया कि सर 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। ठीक है, अभी बच्चे सभी बच्चे टाइप करेंगे कि 4 का स्क्वायर कितना होता है। सभी बच्चे टाइप करेंगे कि 4 का स्क्वायर कितना होता है। ठीक है, ठीक है अनिल, ठीक है बलराम, ठीक है मीनू, ठीक है। यानी कि 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। आपने कहा सर जो एसी का स्क्वायर हो गया, वो एसी का स्क्वायर हो गया 9 + 16 25। अब आप देखिए यहाँ पर सामने देखेंगे सभी बच्चे स्क्रीन पर, सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर कि सर एसी का स्क्वायर 25 है, पर हमें तो एसी चाहिए, यानी कि हमें तो कर्ण चाहिए। अगर आपको एसी का स्क्वायर 25 है, तो आप हमें बताओगे ऐसी कौन सी संख्या है जिसका स्क्वायर 25 होता है। सभी बच्चे टाइप करेंगे कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसका स्क्वायर 25 होता है। अब उल्टा चलते हैं, ऐसी कौन सी संख्या है जिसका स्क्वायर 25 होता है। ठीक है संजय, वेरी गुड। यानी कि सभी बच्चों को पता है स्क्वायर क्या चीज होती है। यानी कि सभी का आंसर आ गया है। आप कहोगे कि सर एसी का स्क्वायर जो है वो किसके बराबर है, 5 के स्क्वायर के बराबर है। यानी कि आपने 25 को लिख दिया 5 का स्क्वायर। अब आप क्या करोगे, आप दोनों तरफ वर्गमूल लोगे। जब आप दोनों तरफ वर्गमूल लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा कि एसी का मान कितना होगा, 5 होगा। एसी का मान कितना होगा, 5। अगर इतना सभी बच्चों को क्लियर है, देखते हैं इसका कौन सा ऑप्शन सही है। यानी कि ऑप्शन ए तो गलत हो गया 4 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी सही है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर इतना सभी बच्चों को क्लियर है तो जल्दी से वाई टाइप करें, देखते हैं स्क्रीन पर इसका सही आंसर क्या है। ठीक है बच्चों, किसका सही आंसर क्या है, 5। अगर सभी बच्चों को इतना क्लियर हो गया तो जल्दी से वाई टाइप करें। और जिन बच्चों को, हाँ काफी सारे बच्चों को सही था, लेकिन पर कुछ बच्चों को गलत भी था। कुछ बच्चों ने बी ऑप्शन भी दिया था, कुछ बच्चों ने डी ऑप्शन भी दिया था, तो सभी बच्चे सी ऑप्शन भी दिया था। तो सभी बच्चे बताएंगे कि जिनका गलत था उनको समझ में आ गया है ना। ठीक है, ठीक है बच्चों, सामने स्क्रीन पर आपको एक और क्वेश्चन दिखाया जाता है। आपका चैट सेक्शन कुछ समय के लिए रोका जाता है, पहले आप इसको अच्छे से सोल्व करेंगे, और सोल्व करने के बाद में सभी को पता है कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ करना है, पोल सेक्शन में वोट करना है। तो सभी बच्चे पहले इस क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व कर लें। सभी बच्चे पहले इस क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व कर लें। और ज्यादातर बच्चे कोशिश करना है कि आंसर का जो क्वेश्चन है इसको सॉल्यूशन आंसर कहाँ दे सकें, पोल सेक्शन में वोट कर सके। ठीक है, तो आप पहले इसको अच्छे से सोल्व करना है, ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी सोल्व करना है। आप अच्छे से सोल्व करना, और अच्छे से सोल्व करने के बाद में बताना कि सर इसका आंसर ये है। ठीक है, बच्चों के आंसर आने भी लगे हैं। 2 बच्चों के आंसर आ गए हैं। ठीक है, बाकी बच्चे भी जल्दी से सोल्व करेंगे। सभी बच्चे अच्छे से सोल्व करेंगे। ठीक है, जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन नहीं है वो जल्दी से सोल्व करके अपना ऑप्शन बना के रख लेंगे कॉपी के ऊपर, कि जब उनको चैट सेक्शन में टाइप करने का मौका मिलेगा तो वो जल्दी से अपना ऑप्शन टाइप कर सके। ठीक है, अब आपके पास में 15 सेकंड है। तो बच्चों जो ज्यादातर बच्चे सोल्व कर चुके हैं वो जल्दी से वोट करें अपने ऑप्शन। और आपके पास में 10 सेकंड है। ठीक है, आते हैं आपके पास में जो, ठीक है, ठीक है। अब बच्चे क्या करें, जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन नहीं था वो जल्दी से चैट सेक्शन में जाएं। वो बच्चे जल्दी से चैट सेक्शन में जाएंगे और अपना ऑप्शन टाइप करेंगे कि सर हमारी तरफ से ये ऑप्शन सही है। सभी बच्चे जल्दी से जाएंगे। ठीक है सुनील, ठीक है भूप सिंह, अपना एक ही बार टाइप कर दिया करो, बस ज्यादा बार टाइप करने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, एक ही बार टाइप करके छोड़ दिया करो। सुनील कुमार, सिर्फ एक ही बार टाइप करो। ठीक है, यानी कि अब वो बच्चे रिपीट कर रहे हैं सभी बच्चे, तो सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या है। सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर कि इसका सही आंसर क्या है। चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है, परेशान मत होना, कभी कहोगे सर चैट लिख नहीं पा रहे हैं। देखिए, दिए गए चित्र में एक्स का मान ज्ञात कीजिए। अब ये चित्र हमें दिखाई दे रहा है कि चित्र के अंदर एक तो हमें सीढ़ी दिखाई दे रही है कि एक सीढ़ी है, ये रही सीढ़ी। दूसरा हमें चित्र के अंदर क्या दिखाई दे रहा है कि ये सीढ़ी कहाँ पर लगी हुई है, किसी दरवाजे से लगी हुई है। और इस दरवाजे की ऊंचाई कितनी है, इस दरवाजे की ऊंचाई कितनी है। सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में जाएंगे और टाइप 12। करेंगे। हाँ, देखो ऑप्शन आपके पास में है कि चैट सेक्शन में टाइप करेंगे। ठीक है, तो कितनी हो गई, 12। ठीक है, क्या सभी बच्चों को समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर क्या ऐसा कोण है जो 90 डिग्री का है। अगर है, अगर हम इसको नाम दे देते हैं, देखिए सब बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, ए, इसको नाम दिया हमने बी, हमने इसको नाम दिया सी। तो वो शीर्ष बच्चे बताएंगे जहां पर वो 90 डिग्री का कोण सभी को दिखाई दे रहा है। देखो हमने त्रिभुज का नाम दिया है ए बी सी, तो सभी बच्चे वो शीर्ष बताएंगे जहां पर उनको 90 डिग्री का कोण दिखाई दे रहा है। ठीक है, यानी कि बहुत सारे बच्चों का ऑप्शन आ गया है कि सर बी पर हमें एक 90 डिग्री का कोण
दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्योंकि आप घर में देखोगे कि जितने भी दीवारें होती हैं, जितने भी दरवाजे होते हैं, वो फर्श के साथ में 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। ठीक है बलराम, 90 डिग्री का क्या बनाते हैं, कोण, वो एकदम सीधे खड़े होते हैं। ठीक है, तो हमने कह दिया कि बी पर क्या है, एक 90 डिग्री का कोण है। अब आप बताएंगे कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं हम, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को तो हम कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्ण। यानी कि हमें कर्ण पता लग गया। और ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। तो हम कह सकते हैं कि हम इसके अंदर पाइथागोरस प्रमेय को यूज कर सकते हैं कि जो कर्ण का स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा, आधार, जिसको हमने बीसी को आधार मान लिया है, और लंब, यानी कि एबी को हमने क्या मान लिया है बच्चे, लंब मान लिया है। एबी को क्या मान लिया हमने, लंब मान लिया है। तो वो किसके बराबर होगा, यानी कि वो होगा, कर्ण का जो वर्ग होगा वो आधार का वर्ग प्लस वो लंब के वर्ग के बराबर होगा। ठीक है बच्चों, अब आप बताइए, कर्ण को तो इन्होंने एक्स बोल दिया है, और आधार की वैल्यू कितनी है, 5, यानी कि आपने लिखा 5 का स्क्वायर, प्लस लंब कितना है, लंब की वैल्यू कितनी है, ये जो भुजा हमें दरवाजे की ऊंचाई 12 में दिखाई दे रही है, तो क्या दरवाजे की ऊंचाई यहाँ पर भी 12 होगी। सभी बच्चे बताएंगे, क्या जो दरवाजे की ऊंचाई 12 यहाँ पे दिखाई गई है, क्या वो त्रिभुज ए बी के अंदर भी 12 होगी। ठीक है निखिल, कोई बात नहीं। ठीक है, यानी कि सभी को पता लग गया कि दरवाजे की ऊंचाई 12 ही रहेगी त्रिभुज ए बी के अंदर भी। तो आपने कहा सर लंब की वैल्यू कितनी हो गई है, 12 का स्क्वायर। तो सभी बच्चे जल्दी से टाइप करेंगे कमेंट सेक्शन के अंदर कि 5 का वर्ग कितना होगा, जल्दी से। ठीक है, ठीक है, यानी कि 5 का वर्ग कितना होगा, 25 होगा। 25 आपने लिखा होगा, आपने 5 लिखा का वर्ग 5 का वर्ग 25। 25। बच्चे माइक बच्चे बंद माइक। करो, और 12 का स्क्वायर बताओ कितना होगा। 12 का स्क्वायर बताएंगे सभी बच्चे कितना होगा, 12 का स्क्वायर कितना होगा, सभी बच्चे टाइप करेंगे 12 का स्क्वायर। ठीक है विनय, विनय का सही है, संजय का सही है, अनिल का भी सही है, और निखिल का भी सही है। ठीक है, तो सभी बच्चे सामने देखेंगे कि 12 का वर्ग कितना हो गया है, 12 का वर्ग हो गया हमारे पास में 144। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी हो गई है, आप इन दोनों को जोड़ दो, कि जब आप इन दोनों को जोड़ दोगे, सॉरी यहाँ पर x का स्क्वायर है सभी जगह, तो आप कहोगे कि जब आप इन दोनों को जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, 169। अब हमें वो बच्चे वो बच्चे बताएंगे, बताएंगे। देखो वीरेंद्र, अगर ऐसे ही करोगे तो क्लास से निकाल दिए जाओगे, और वे वजह बार बार माइक ऑन मत करो। ये सिर्फ लास्ट बार वार्निंग है, अगली बार क्लास के अंदर से बाहर निकाल दिए जाओगे और एंट्री नहीं मिलेगी। ठीक है, सर तो मैंने वो बच्चे, नहीं किया था। तो सभी बच्चे बताएंगे कि एक ऐसी संख्या जिसका वर्ग 169 होता है। ठीक है, ठीक है, सभी बच्चे बताएंगे एक ऐसी संख्या जिसका वर्ग 169 होता है। ठीक है, यानी कि वो संख्या 13 है जिसका वर्ग कितना होता है, 169 होता है। ठीक है बच्चों, तो आपने कहा सर इसको लिख सकते हैं हम ऐसे, 13 का स्क्वायर, यानी कि 69 को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो जब आप दोनों तरफ वर्गमूल लोगे, तो वर्गमूल लेने पर क्या होगा, आपको x का मान कितना मिल जाएगा, कि दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर इधर आ जाएगा x और इधर कितना आ जाएगा, 13। तो इसका सही आंसर क्या है बच्चों, इसका सही आंसर है क्या 17, नहीं, यानी कि ऑप्शन बी भी गलत है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगर इतना सभी बच्चों को क्लियर है तो जल्दी से वो टाइप करे वाई, कि हाँ सर हमें इतना क्लियर है। और अगर किसी बच्चे को डाउट है तो वो एन भी टाइप कर सकता है, कि उसको समझ में आया या नहीं आया। जल्दी से सभी बच्चे टाइप करेंगे, अगर सभी को समझ में आ गया तो वाई टाइप करेंगे। ठीक है, यानी कि सभी बच्चों को समझ में आ गया है। अभी सभी बच्चे देखते हैं इसका सही आंसर क्या है स्क्रीन पर, कितना है, वो 13 है। ठीक है, निखिल आपने एन टाइप की जगह एम टाइप किया है। निखिल अगर आपका कोई डाउट है तो जल्दी से माइक ओपन करके बताइए कि सर आप, जल्दी से निखिल। ठीक है, विनय आप रुकना, जिनका गूगल मीट पर अभी पोल का ऑप्शन नहीं आता उनसे बात करेंगे क्लास के बाद में। ठीक है, ठीक है निखिल, आपको कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो सभी बच्चों के लिए चैट सेक्शन बंद किया जाता है, सभी बच्चे सामने देखेंगे, स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन को सोल्व करना है अच्छे से, और सोल्व करने के बाद में सभी को क्या करना है, उसका चैट सेक्शन, पोल सेक्शन के अंदर आंसर वोट करना है। ठीक है बच्चों, बच्चे माइक बंद कर लो, जिसका भी ना माइक ओपन है। सर हमारा पोल सेक्शन का ऑप्शन नहीं आता। ठीक है विजेंद्र, अभी बात करेंगे उस चीज के बारे में, आप सोल्व कीजिए, और सोल्व करने के बाद में अपना ऑप्शन बना के कॉपी पे लिख लीजिए, और जब आपको मौका मिलेगा तो कमेंट सेक्शन में आप, चैट सेक्शन में आप अपना ऑप्शन टाइप कर देना। पोल के लिए भी बात करेंगे अभी थोड़ी देर में।
ठीक है, तो चैट सेक्शन खोला जाता है सर और पोल सभी का ऑप्शन नहीं आ रहा। पोल का ऑप्शन नहीं आ रहा क्वेश्चन नंबर 63 के लिए। नहीं सर। ठीक है, देखो जरा स्क्रीन पर बच्चे, अभी आया है? यस सर, सर आ गया। ठीक है निखिल। तो सभी बच्चे जल्दी से क्या करेंगे, पोल सेक्शन में वोट करेंगे। सर कैसे आएगा? और विजेंद्र अभी हम आपको बताएंगे थोड़ी समय के बाद। अभी इस क्वेश्चन को तो आप ना चैट सेक्शन में टाइप कर देना। सर पहले डे क्वेश्चन का 13 आंसर कैसे आया? ठीक है बलराम, इस क्वेश्चन को सोल्व करा कर आते हैं लास्ट वाले क्वेश्चन पर भी। हमने तभी पूछा था कि किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो एन टाइप कर दे, तब किसी ने एन टाइप नहीं करा था। कोई बात नहीं, हम आते हैं पीछे वाले क्वेश्चन पर भी। सर मेरा नाम बलराम नहीं है, सागर है मेरा नाम। ठीक है सागर। ठीक है, यानी कि अभी जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन नहीं आता वो जल्दी से चैट सेक्शन में जाए और वो जल्दी से टाइप कर दे कि उनकी तरफ से कौन सा सही ऑप्शन है। ठीक है भूप सिंह, ठीक है नील। भूप सिंह एक ही बार टाइप करना है बच्चे, बार बार टाइप नहीं करना है। ठीक है, यानी कि सभी बच्चे अपना ऑप्शन कर चुके हैं। ठीक है विजेंद्र। ठीक है, अब देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। और जिन बच्चों का सही आंसर होगा वो अपने आपको स्टार मार्क भी करेंगे और पीछे वाले क्वेश्चन पे भी थोड़ी देर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, दिए गए चित्र में सभी बच्चे आप सामने देखेंगे। दिए गए चित्र में बीसी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो आपको एक चित्र दिखाया गया है जिसके अंदर क्या है, एक त्रिभुज है एबीसी। ये रहा त्रिभुज के अंदर ए, ये रहा शीर्ष बी और ये रहा शीर्ष सी। और हमें दिखाई दे रहा है कि शीर्ष बी पर एक 90 डिग्री का कोण बना हुआ है। और हम जानते हैं कि 90 डिग्री के कोण के सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं, यानी कि एसी को हमने कह दिया कर्ण। और कर्ण के सिवाय जो दो भुजाएं बच जाती हैं, कर्ण के अलावा जो दो भुजाएं बच जाती है उनमें से एक हमारा आधार बन जाता है जिसपे त्रिभुज टिका हुआ होता है, और एक हमारा लंब बन जाता है। ठीक है बच्चों, और हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय को यूज कर सकते हैं। तो हमने लिखा जो कर्ण का स्क्वायर होगा, यानी कि हमने लिखा जो कर्ण का स्क्वायर, ऐसा लिख देते हैं कि जो एसी का स्क्वायर होगा वो बीसी का स्क्वायर प्लस ए बी के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है बच्चों, आप टाइप करना बंद कीजिए और सभी बच्चे सामने देखेंगे। बहुत सारे बच्चों का सही आंसर है। ठीक है, तो आपने कहा सर एसी का जो स्क्वायर होगा बीसी के स्क्वायर प्लस एबी के स्क्वायर के बराबर होगा। वैल्यू डाल देते हैं। सर कर्ण की वैल्यू तो हमें इस बार पता है कि ये 25 का स्क्वायर है, और इस बार हमें बीसी की वैल्यू नहीं पता है, तो हमने बीसी की वैल्यू को कितना मान लिया, बीसी की वैल्यू को एक्स मान लेते हैं। या फिर बीसी को हमने कितना लिख दिया, बीसी ही रहने देते हैं। ठीक है, हमने कहा इसको बीसी का स्क्वायर ही लिख देते हैं कि ये बीसी का स्क्वायर हो गया, प्लस ए बी की वैल्यू हमें पता है 7 है तो हमने इसको 7 का स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, अब सभी बच्चे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि 25 का वर्ग कितना होता है। जल्दी से सभी बच्चे टाइप करेंगे कि 25 का वर्ग कितना होता है। सभी बच्चे टाइप करेंगे कि 25 का वर्ग कितना होता है। ठीक है अनिल, 625 होता है। ठीक है। ठीक है। ठीक है, तो आपने लिखा है 25 के वर्ग के नीचे, तो आपने लिख दिया सर 625 होता है। ठीक है, इधर कितना आ गया, इधर बीसी का स्क्वायर आ गया, और इधर कितना आ गया 7 का स्क्वायर। बच्चे बताएंगे कितना होता है। सभी बच्चे बताएंगे कि 7 का वर्ग कितना होता है। ठीक है, कौन? सभी का। ठीक है बच्चों, माइक ओपन करने की जरूरत नहीं है, सभी का नाम दिखाई दे रहा है। ठीक है, 49। अब आपने कहा कि हमें तो बीसी का स्क्वायर निकालना है, तो जो बीसी का स्क्वायर होगा वो कितना हो जाएगा, यानी कि 49 तो 49 तो 625 में से आके घट जाएगा। आपने लिखा 625 माइनस 49। इतना सभी बच्चों को क्लियर है ना, कि जो बीसी का स्क्वायर होगा वो कितना होगा। आप कहोगे सर 49 को दूसरी तरफ ले जाकर घटा देते हैं कि 625 माइनस 49 होगा। तो जो बीसी का स्क्वायर हो गया, ठीक है मोहित दहिया को पढ़ने की जरूरत नहीं है, इनको क्लास से बाहर निकाला जाता है और अब एंट्री नहीं मिलेगी। ठीक है, गुड बाय मोहित दहिया जी। ठीक है, तो कितना हो गया आपके पास में, जब आप 625 में से 49 को घटा दोगे तो कितना हो गया आपके पास में, 576 हो गया। अब जल्दी से सभी बच्चे वो संख्या बताएंगे, सभी बच्चे वो संख्या बताएंगे जिसका वर्ग 576 होता है। सभी बच्चे वो संख्या बताएंगे जिसका वर्ग 536 होता है, 576 होता है। सभी बच्चे वो संख्या बताएंगे जिसका वर्ग 576 होता है। ठीक है। ठीक है, सभी बच्चों का आंसर आ गया कि सर 24 होता है। तो आपने लिखा कि इसको हम आगे ऐसे लिख सकते हैं कि जो बीसी का वर्ग होगा वो
24 के वर्ग के बराबर होगा। और फिर से वही वर्गमूल लेने पर कितना हो जाएगा कि आप वर्गमूल लोगे दोनों तरफ का तो कितना हो जाएगा बीसी, और बीसी का वैल्यू कितनी आ जाएगी 24 आ जाएगी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए भी गलत है, बी भी गलत है, इसका सी ऑप्शन क्या है सही है। इतना सभी को समझ में आ गया है? अगर इतना सभी को समझ में आ गया है तो वो जल्दी से वाई टाइप करें, जल्दी से। और जिन बच्चों का डाउट पीछे वाली क्वेश्चन में था, क्वेश्चन नंबर 62 में था, वो जल्दी से एन टाइप करेंगे ताकि हम उनका नाम लेकर उनके पास आ सके। जल्दी से, इतना सभी को क्लियर है तो वाई टाइप करें। और जिन बच्चों को पीछे वाले क्वेश्चन में डाउट था कि 13 कैसा आया था, वो जल्दी से एन टाइप करेंगे, या फिर वो अपना माइक भी ऑन करके बोल सकते हैं जल्दी से। सिर्फ वो सर बच्चे माइक ऑन करेंगे। सर सागर का। ठीक है, ठीक है, तो बाकी बच्चों को इतना क्लियर है ना? ठीक है बच्चों, ठीक है। दो तीन बच्चों का डाउट है वो भी डिस्कस कर लेते हैं, यानी कि वो चीज भी जरूरी है कि सभी बच्चों को समझ में आना चाहिए। सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, और इस वाले क्वेश्चन में डाउट था कि ये 13 कैसे आया था। ठीक है बच्चों, तो इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं एक बार अच्छे से। देखिए सभी बच्चे सामने देखेंगे, आपको एक त्रिभुज दिया गया है, आपको एक समकोण त्रिभुज दिया गया है, सामने देखना। चलो इसी के जैसा बना देते हैं कि आपको एक समकोण त्रिभुज दिया गया है जिसके अंदर आपको दो भुजाएं पता है। कौन कौन सी भुजा पता है? यानी कि एक तो आपको इसके अंदर ये वाली भुजा पता है कि ये 12 है, और आपको एक ये वाली भुजा पता है कि ये 5 है, और आपसे ये वाली भुजा पूछी गई कि ये वाली भुजा बताओ कितनी होगी। तो आपने कहा जो भुजा पूछी गई वो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा है, यानी कि वो कर्ण है। यानी कि अगर ये त्रिभुज ए बी सी है, तो आप लिख सकते हो कि जो ए सी का वर्ग होगा वो ए बी का वर्ग प्लस बी सी के वर्ग के बराबर होगा पाइथागोरस प्रमेय से। यानी कि जो कर्ण होता है, जो उसका स्क्वायर होता है, वो आधार का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। सिर्फ आपको वैल्यू डालनी है कि कर्ण की वैल्यू तो एक्स है, तो एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी की वैल्यू कितनी है 12, यानी कि 12 का स्क्वायर प्लस बी सी की वैल्यू कितनी है 5 का स्क्वायर। अब आप सभी को पता है कि जो एक्स स्क्वायर का मान होगा वो 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144 प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। जिन बच्चों को स्क्वायर वर्ग का नहीं पता है वो ऐसे समझेंगे जो 12 का वर्ग होता है वो कितना होता है 12 गुणा 12, और जब आप 12 को 12 के साथ गुणा करते हैं तो कितना आता है 144। और जो 5 का वर्ग होता है वो कितना होता है 5 गुणा 5, वो किसके बराबर होता है 25 के बराबर होता है। तो आप देखोगे यहां से कि जो एक्स स्क्वायर का मान आ गया है वो कितना आ गया है 144 प्लस 25, आपने इसको जोड़ दिया तो कितना हो गया 169। अब आपसे ऐसी संख्या पूछी गई जिसका वर्ग कितना होता है 169, तो आपने कहा कि सर ऐसी संख्या 13 है 13 जिसका वर्ग 169 होता है। तो अब आप क्या कहोगे? दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर आपको क्या मिल जाएगा? एक्स का मान 13 मिल जाएगा। ठीक है, तो अब बताइए जल्दी से सागर, अब आपको समझ में आ गया है? आ गया जी। सागर, ठीक है, ठीक है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। अगर इतना सभी बच्चों को क्लियर है तो जल्दी से वाई टाइप करें और हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सर्वांग समता, जिसको हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंसी, यानी सर कि स्क्वायर कन्वर्ट कॉन्ग्रुएंस। करना सिखा दो। क्या चीज? स्क्वायर स्क्वायर कन्वर्ट करना सिखा दो। ठीक है, ठीक है, आप स्क्रीन पे देखो, सभी बच्चे सामने देखेंगे, सभी बच्चे यहीं पर देखेंगे सामने। देखिए बच्चे, स्क्वायर क्या होता है, यानी कि जो वर्ग होता है, सभी बच्चे सामने देखेंगे, टाइप कोई नहीं करेगा। स्क्वायर यानी कि जो वर्ग होता है वो कैसे निकालते हैं, और एक हम पढ़ेंगे स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं, कि हम वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखो, जो वर्ग होता है, अगर आपसे किसी संख्या का वर्ग पूछा जाए, अगर आपसे किसी संख्या का वर्ग पूछा जाए, जैसे कि आपसे पूछा जाए 11 का वर्ग बताओ, तो 11 का वर्ग कितना होगा 11 गुणा 11, यानी कि 11 गुणा 11 करोगे आप कितना आ जाएगा 121। बच्चे अगर माइक बंद रखोगे तो क्या दिक्कत है? क्रेजी बॉय के नाम से जिनका भी माइक बार बार ओपन हो रहा है, वो कृपया करके अपना माइक बंद कर ले। हम नहीं चाहते किसी को क्लास से निकाला जाए। ठीक है, तो अगर आपसे वर्क पूछा जाता है तो क्या होगा, यानी कि आपने 11 इंटू 11 कर दिया, यानी कि 11 को दो बार मल्टीप्लाई कर दिया। अगर आपसे कोई पूछेगा कि 13 यानी कि 13 का वर्ग कितना होगा, तो आप कहोगे सर 13 को दो बार मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जब 13 को दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास में 169 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से सभी बच्चे क्या करेंगे होमवर्क में, सभी बच्चे होमवर्क में क्या करेंगे, एक से लेकर के 25 तक के वर्ग बना के रखेंगे, कि एक का स्क्वायर एक होता है, दो का स्क्वायर चार होता है, इस तरीके से तीन का स्क्वायर 9 होता है। वो 25 तक के वर्ग सभी को याद करने हैं। क्या करने हैं आपको? सभी को लर्न करने हैं, यानी कि याद करने हैं, एक से लेकर के 25 तक के वर्ग होमवर्क में। ठीक है, अब बात कर रहे हैं कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। एक तो अगर आपको वर्ग याद है, जैसा कि 169 किसका वर्ग होता है, तो आप कह दोगे कि ये तो 13 का वर्ग होता है, यानी कि अगर आप इसका वर्गमूल निकालोगे तो वो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। एक तो आप याद करके निकाल सकते हो,
दूसरा जो मेथड होता है हमारे पास में वो क्या होता है, हमारे पास में फैक्टराइजेशन मेथड होता है, जिसको आप बोलते हो कि सर 169 को हमने लिखा और इसके हमने क्या कर दिए, गुणनखंड करने शुरू कर दिए, गुणनखंड करने शुरू कर दिए। और अगर आप देखोगे कि जो 169 है, यानी कि वो पहले कितने से कट जाएगा, 13 से कट जाएगा, 13 कम 13, 13 ते 39, और फिर आपने इसको 13 से काटा तो कितना आ गया हमारे पास में, एक। यानी कि 169 का अगर आपको वर्गमूल निकालना है, तो सबसे पहले आपको वर्गमूल के अंदर यानी कि रूट के अंदर आपको दो सेम नंबर चाहिए होते हैं, और जब ये पेयर यानी कि इनका जोड़ा बन जाता है तो जोड़ों में से एक नंबर बाहर निकल जाता है, 13। जैसा कि अगर आपसे कोई पूछने लगे कि 16 का वर्गमूल बताओ कितना होगा, आपने कहा सर 16 के फैक्टर कर लेते हैं गुणनखंड, यानी कि आपने कहा 2 से कटेगा 8 टाइम्स, फिर 2 से कटेगा ये 4 टाइम्स, फिर 2 से कटेगा ये 2 टाइम्स, और 2 से कटेगा ये 1 टाइम्स। यानी कि आप कहोगे सर 16 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। अब आपने कहा जोड़े बना लेते हैं, यानी कि एक जोड़ा तो ये बन गया, जोड़े में से एक नंबर बाहर आ गया। फिर आपने कहा सर दूसरा जोड़ा ये बन गया, तो दूसरे जोड़े में से एक नंबर बाहर आ गया, और आपने कहा सर इसका वर्गमूल कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, यानी कि आप कैसे कर सकते हो, गुणनखंड विधि से क्या कर सकते हो, इसके वर्गमूल को निकाल सकते हो। अगर इतना सभी बच्चों को क्लियर है तो जल्दी से वो y टाइप करें। अब आप कहोगे सर ये तो छोटे छोटे नंबर हो गए, हम आपको एक बड़ा नंबर भी करके दिखा देते हैं। अगर आपको 625 का निकालना है वर्गमूल, तो कैसे निकालोगे, आपने कहा 625 के गुणनखंड कर लेते हैं। जैसे कि इस नंबर के लास्ट में 5 है, तो ये नंबर 5 से भाग हो जाएगा। आपने क्या, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, पचम 25, फिर आपने 5 से भाग किया, 5 दूनी 10, पचम 25, फिर आपने 5 से भाग किया 5, और फिर आपने 5 से भाग किया 1। यानी कि आप कहोगे सर जो 625 का जो वर्गमूल होगा उसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, और जो वर्गमूल में से वो नंबर बाहर निकल जाते हैं जो जोड़े में आ जाते हैं, यानी कि इस दोनों जोड़े में से तो एक 5 बाहर आ गया, और इस दोनों जोड़े में से एक 5 बाहर आ गया, और आपने कहा सर जो 625 का रूट होगा वो कितना हो गया, 25 हो गया है। ठीक है, तो सभी बच्चों को इतना क्लियर हो गया होगा। अगर इतना क्लियर हो गया तो वो जल्दी से वाई टाइप करें। ठीक है, ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब आगे हम क्या पढ़ेंगे, त्रिभुज का एक बहुत अच्छा पार्ट पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंस सर्वांग समता। ठीक है बच्चों, तो सभी बच्चे जिनके पास में कॉपी है वो जल्दी से हेडिंग डाल लें, सर्वांग समता। क्या पढ़ने वाले हैं हम, सर्वांग समता, यानी कि हम कॉन्ग्रुएंस पढ़ने वाले हैं। तो सभी बच्चे लिखेंगे कि इसको हम किस में पढ़ते हैं, सर्वांग समता को हम त्रिभुजों में पढ़ते हैं। किस में पढ़ते हैं इसको हम, ट्राइंगल्स यानी कि त्रिभुजों में पढ़ते हैं। इसको हम वर्ग, आयत, समचतुर्भुज इन सब चीजों में नहीं पढ़ते। ठीक है, देखो बच्चे अगर ऐसी हरकतें करोगे बार बार माइक ऑन करने से क्या होता है बताओ, कितने आराम से तो रिक्वेस्ट करते हैं सभी से कि सभी बच्चे अपना माइक बंद रखें बस। ठीक है, और उससे फायदा सभी का होता है कि कोई डिस्टरबेंस नहीं होता और बच्चे अच्छे से पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो सभी बच्चे सामने देखेंगे। अभी हम स्टार्ट करते हैं कॉन्ग्रुएंस यानी कि सर्वांग समता। और सर्वांग समता यानी कि हम किसमें पढ़ते हैं, इसको हम त्रिभुजों के अंदर पढ़ते हैं, ना तो इसको हम वर्ग में पढ़ेंगे, ना आयत में, ना ही समचतुर्भुज में। ठीक है, किसी में नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ त्रिभुजों में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, सामने देखिए सभी बच्चे कि आखिर ये सर्वांग समता होती क्या है। देखिए सर्वांग समता क्या होता है, यदि किन्हीं दो वस्तुओं का यदि किन्हीं दो वस्तुओं का आकार और आकृति समान है, यानी कि अगर आपके पास में दो वस्तु है, दोनों की आकृति यानी कि दोनों की शेप एक जैसी है, और उनका आकार यानी कि अगर उनका साइज दोनों का बराबर है, तो वे दोनों वस्तुएं सर्वांग सम होती हैं। कैसी होती हैं वो दोनों वस्तुएं, सर्वांग सम होती है। देखो यहाँ पे सर्वांग समता लिखा है और यह सर्वांग सम लिखा है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। सर्वांग सम यानी कि अगर दो वस्तुएं, उनकी आकार भी सेम हो यानी कि साइज भी सेम हो, उनकी शेप भी सेम हो, तो वो वस्तुएं कैसी हो जाती है, वो सर्वांग सम वस्तुएं हो जाती है। जैसा कि आपके हाथ, यानी कि ये हाथ कैसे हैं, दोनों के एक जैसे हैं, और दोनों का आकार भी क्या है, बराबर होता है। ऐसा तो नहीं होता किसी का समान। छोटा बड़ा होता है, नहीं, सभी का साइज क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो जो हमारे हाथ हैं वो कैसे होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। अगर सर्वांग सम सभी को समझ में आ गया तो वाई टाइप करें कि सर्वांग सम क्या होती हैं, दो ऐसी वस्तुएं, कम से कम दो, कितनी होनी चाहिए, कि दो वस्तुएं तो होनी चाहिए, अकेली वस्तु, यानी कि एक वस्तु के अंदर आप कोई भी सर्वांग सम नहीं पढ़ते। ठीक है, यानी कि दो वस्तुएं अगर उनका शेप यानी कि उनकी आकृति और उनका साइज यानी कि उनका आकार बराबर होता है, तो वो दोनों वस्तुएं क्या कहलाती हैं, सर्वांग सम कहलाती हैं। ठीक है बच्चों, यानी कि हमें सर्वांग सम पता लग गया क्या होता है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर एक पेंसिल है, ये पेंसिल इकेली के अंदर आप कोई सर्वांग सम नहीं पढ़ोगे, लेकिन पर हाँ, अगर इसी के पेंसिल की जैसी आप दूसरी पेंसिल भी ले आओगे, तो आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, आपको देखने के लिए मिलेगा कि
ये दोनों पेंसिल के क्या है, दोनों की आकृति समान है, बिल्कुल दोनों ही पेंसिल हैं और दोनों ही एक जैसी दिख रही है, यानी कि इनकी आकृति समान है। क्या इनका आकार भी समान है? हाँ, इनका आकार भी समान है कि जितनी बड़ी पेंसिल ये है उतनी ही बड़ी पेंसिल ये भी है। यानी कि दोनों ही वस्तुओं का आकृति भी समान है और दोनों ही वस्तुओं का आकार समान है, इसलिए इन दोनों वस्तुओं को क्या कहेंगे हम कहेंगे इन दोनों को सर्वांग सम वस्तुएं। क्या कहेंगे इनको हम? सर्वांग सम वस्तुएं। अब देखो सर्वांग सम में खुद ही छिपा होता है, सर्वांग सम में क्या होता है, खुद ही छिपा होता है कि जब आप इस शब्द को तोड़ोगे तो ये तीन शब्द से मिलकर बना है, सर्व अंग सम। यानी कि सर्व का मतलब क्या होता है, सभी, अंग का मतलब क्या होता है, हिस्से, और सम का मतलब क्या होता है, समान। समान। ठीक है, अगर सभी हिस्से समान होते हैं, सभी हिस्से बराबर होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सर्वांग सम। यानी कि दोनों वस्तु कैसे हैं, दोनों वस्तुएं सर्वांग सम है। ठीक है, अब हम देखें आगे। यानी कि अगर दो वस्तुएं सर्वांग सम हो जाती है, अगर दो वस्तुएं सर्वांग सम हो जाती हैं, यानी कि अगर दो वस्तुएं सर्वांग सम है, किन्हीं दो वस्तुओं के सर्वांग सम होने के संबंध को, यानी कि इनमें कोई संबंध होगा जिसकी वजह से ये सर्वांग सम होंगी, उस संबंध को हम क्या बोलते हैं, सर्वांग समता बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम? सर्वांग समता, यानी कि कॉन्ग्रुएंस बोलते हैं। ठीक है बच्चों, इतना सभी बच्चों को क्लियर है? यानी कि अगर दो वस्तु हमारे पास में, दोनों के आकृति समान है, दोनों का आकार समान है, तो हम उन दोनों वस्तुओं को बोलेंगे सर्वांग सम वस्तुएं। अब ये किस संबंध से सर्वांग सम है, उस संबंध को हम बोलेंगे सर्वांग समता। ठीक है बच्चों? ठीक है, यानी कि इतना सभी बच्चों को क्या है, क्लियर है? ठीक है, अभी सभी बच्चे सामने देखेंगे, सभी बच्चे अभी टाइप करना बंद करेंगे और सभी बच्चे सामने देखेंगे ताकि कोई भी चीज मिस ना हो। ठीक है, देखिए, तो इतना सभी बच्चों को क्लियर है। अब आप सभी बच्चे बताएंगे क्या ये दोनों किताब देखने में एक जैसी है? ये जो आपको स्क्रीन पर किताब दिखाई गई है, कि दोनों किताब देखने में एक जैसी है? अगर एक जैसी है तो जल्दी से वाई टाइप करें कि हाँ सर, इन दोनों की आकृति एक जैसी है, यानी कि किताबें देखने में एक जैसी है। ठीक है, यानी कि इन दोनों किताबों की आकृति क्या है, एक जैसी है। अब सभी बच्चे बताएंगे क्या इनका आकार भी बराबर है? ऐसा तो नहीं है कि कोई किताब छोटी या कोई किताब बड़ी है, या कोई मोटी कोई पतली है। सभी बच्चे बताएंगे ठीक है, यानी कि क्या है, सभी की जो इनका आकार है वो भी क्या है, बराबर है। जब दो वस्तुओं के आकृति भी सेम होती है, यानी कि आकृति भी एक जैसी है और उनके आकार भी एक जैसे हैं, समान है, तो आप कहोगे कि ये किताब इस किताब के, यानी कि अगर इसको हम बोलते हैं बुक वन, इसको बोलते हैं बुक टू, तो आप बोलोगे जो बुक वन है, किताब वन है, वो बुक टू के क्या है, सर्वांग सम है। कैसी है वो? सर्वांग समय। ठीक है बच्चों, क्या है वो? सर्वांग समय। ठीक है, अब आप ही बताओगे हमें, मान लो ये पार्ट वन है इस, और ये पार्ट टू है, और कोई भी बच्चा माइक ओपन नहीं करेगा। देखो पार्ट वन के अंदर देखो, हमें दो मेज दिखाई गई है, एक मेज ये रही और एक मेज ये रही। क्या है दोनों मेज, आप बताइए, क्या इनकी आकृति एक जैसी है? सभी बच्चे बताएंगे क्या इनकी आकृति एक जैसी है? ठीक है, नो, यानी कि सभी का आंसर आ गया है नो। सिर्फ एक बच्चे का आंसर आया राजेश के नाम से, जिन्होंने लिखा है यस। तो राजेश आप ही माइक ओपन करके बताइए, क्या इनकी आकृति आपको एक जैसी दिखाई दे रही है? बोलिए राजेश। नो सर। ठीक है, यानी कि इनकी आकृति एक जैसी नहीं है। क्यों नहीं है आकृति एक जैसी? क्योंकि ये एक जैसी दिख नहीं रही है। ठीक है बच्चों, एक, अगर आकृति की बात करें तो ये इनकी आकृति एक जैसी नहीं है। और क्या इनका आकार भी बराबर है? इनका आकार भी बराबर नहीं है। आप देख सकते हो इनका आकार भी बराबर नहीं है, ना तो आकृति एक जैसी ना ही आकार बराबर है। तो आप कहोगे ये दोनों मेज क्या है, एक दूसरे के सर्वांग सम नहीं है। ठीक है, अब आते हैं पार्ट टू पर, अब आप हमें बताइए, क्या ये आकृति एक जैसी है? क्या ये दिखने में एक जैसी कुर्सियां हैं? ये दिखने में एक जैसी कुर्सियां नहीं है क्या? देखो हमें तो बिल्कुल एक जैसी दिख रही है, आप खुद देखो कि बिल्कुल एक जैसी दिख रही है, आकृति दोनों की एक जैसी है। देखो बच्चों, सर इसका सभी साइज अलग है। हाँ तो आकार पर आ रहे हैं ना, आकार पर आ रहे हैं, लेकिन पर आप ये बताओ आकृति एक जैसी है कि नहीं? दोनों कुर्सियां हैं और दोनों एक जैसी दिख रही हैं। बताओ, आप खुद ही देखो ना कि दोनों तो कुर्सियां हैं और दोनों एक जैसी दिख रही हैं। जैसे कि घर के अंदर मान लो बड़े जो होते हैं मम्मी पापा, वो अपने लिए बड़ी कुर्सी ले आए, बिल्कुल हूबहू वैसी छोटी कुर्सी बच्चों के लिए ले आए। तो ये कुर्सी दिखने में क्या है, बिल्कुल एक जैसी है। आपने कहा आकृति तो सर बिल्कुल एक जैसी है।
लेकिन पर क्या आकार बराबर है? नहीं। आप कहोगे इसका आकार तो बहुत बड़ा है और इस कुर्सी का आकार क्या है? बहुत छोटा है, यानी कि इनका आकार बराबर नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो इनका आकार बराबर नहीं है। तो आप क्या कहोगे कि ये दोनों कुर्सियां क्या है, सर्वांग सम है या नहीं है? अगर दोनों कुर्सियां सर्वांग सम है तो आप वाई टाइप करें, और दोनों कुर्सियां अगर सर्वांग सम नहीं है तो आप एन टाइप करें। जल्दी से सभी बच्चे, अगर दोनों कुर्सियां सर्वांग सम है तो वाई टाइप करें, और अगर दोनों कुर्सियां सर्वांग सम नहीं है तो एन टाइप करें। क्या दोनों कुर्सियां, ठीक है, सभी बच्चों का आ गया नो सर, यानी कि एन आ गया है कि ये दोनों कुर्सियां सर्वांगसम नहीं है। क्योंकि सर्वांगसम होने के लिए क्या चाहिए? दोनों की आकृति भी एक जैसी होनी चाहिए और दोनों के आकार भी बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो इतना सभी को समझ में आ गया है। तो जल्दी से वाई टाइप करेंगे कि हाँ सर, इतना हमें सभी को समझ में आ गया है। जल्दी से वाई टाइप करेंगे। और सर अगर किसी दोबारा समझा दो। दोबारा समझा देते हैं। ठीक है बच्चों, पीछे देखिए। देखिए, सर्वांग सम वस्तुएं किन्हें बोलते हैं? अब आप बताइए, सर्वांग सम वस्तुएं किन्हें बोलते हैं? यानी कि दो ऐसी वस्तुएं और पीछे आ जाते हैं, और पीछे आ जाते हैं। यानी कि सर्वांग सम वस्तुएं, यानी कि किन्हीं दो वस्तुओं का आकार, यदि किन्हीं दो वस्तुओं का आकार और आकृति, आकार और आकृति समान है, तो वे वस्तुएं सर्वांग सम होती है। यानी कि हमको उसकी आकृति भी देखनी है और हमें उसका आकार भी देखना है। आकृति और आकार अगर दोनों बराबर होंगे, समान होंगे, तभी दोनों वस्तुएं सर्वांग सम होंगी। अगर दोनों में से कोई भी चीज, अगर कोई भी ऐसी चीज है एक, अगर नहीं होगी तो दोनों वस्तुएं सर्वांग सम नहीं होंगी। अब देखते हैं हम इस बुक को। ठीक है, आप खुद देखिए, ये एक बुक वन है, यानी कि एक किताब वन है, और ये एक बुक टू है। क्या दोनों की आकृति एक जैसी है? आप बताइए जल्दी से, क्या दोनों की आकृति एक जैसी है? जिस बच्चे को नहीं समझ में आया था। ठीक है, यानी कि इन दोनों की आकृति क्या है? एक जैसी है। आपने कहा सर दोनों की आकृति तो बिल्कुल एक जैसी है, हुबहू है। अब आप बताइए हमें, क्या इनका आकार भी बराबर है? ऐसा तो नहीं है कोई किताब छोटी है या फिर कोई बड़ी है। देखने में दोनों का आकार बराबर दिख रहा है। ठीक है, आपने कहा सर दोनों का आकार भी बराबर दिख रहा है। अगर दोनों की आकृति और आकार बराबर है तो आप कह दोगे जो बुक वन है, यानी कि जो किताब वन है, वो बुक टू यानी कि किताब टू के क्या है, वो सर्वांग सम है। ठीक है बच्चे, यानी कि अगर दोनों की आकृति और आकार बराबर है तो आप कह दोगे दोनों वस्तुएं क्या है। ठीक है, अब आप सामने देखेंगे। अब आप इसके देखिए, अगर इसको हम देखें उदाहरण नंबर एक को, क्या ये दोनों मेज दिखने में एक जैसी है? आप कहोगे सर ये दोनों मेज दिखने में एक जैसी है ही नहीं, और ना ही इनका आकार बराबर है। क्योंकि अगर आकार की बात करें तो देखो, ये जो हमें दिख रही है, इसकी जो लंबाई और चौड़ाई है वो बराबर दिख रही है। लेकिन पर इसमें ऐसा दिख रहा है कि इसकी चौड़ाई कम है और इसकी लंबाई बहुत ज्यादा है। ऐसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? आप खुद देखो। देखने में ऊपर वाली मेज की लंबाई चौड़ाई बराबर दिख रही है, लगभग लगभग, लेकिन वो नीचे वाली मेज की चौड़ाई कम है और लंबाई बहुत ज्यादा है। यानी कि दोनों आकृति दिखने में एक जैसी नहीं है। ये दोनों आकृति दिखने में एक जैसी है ही नहीं। और जब दोनों आकृति दिखने में एक जैसी नहीं है और इनके आकार भी बराबर नहीं है, तो आप क्या कहोगे? ये दोनों जो मेज है वो सर्वांग सम नहीं है। अब आते हैं कुर्सी पर। अब आप कुर्सी को देखोगे, क्या इनकी आकृति एक जैसी है? आप कहोगे यस सर, इनकी आकृति तो बिल्कुल एक जैसी है, जैसी ये कुर्सी है वैसी ही ये कुर्सी है। लेकिन पर आप क्या कहोगे? इनके आकार, एक का आकार बहुत बड़ा है और एक का आकार बहुत छोटा है। ठीक है, तो इनके आकार क्या है? छोटे बड़े हैं। इसलिए आपने कहा आकृति दोनों के बराबर है, पर आकार दोनों के बराबर नहीं है। इसलिए दोनों कुर्सियां क्या नहीं है? सर्वांग नहीं है। अब बच्चे समझ में आया आपको? जल्दी से माइक ओपन करके बताओ आप कि हाँ आपको समझ में आया है कि नहीं आया है। यस सर। ठीक है, अब सब बच्चे सामने देखेंगे और सामने आपको क्या दिखाया गया है? यदि किन्हीं दो आकृतियों का आकार समान है तो वो आकृति सर्वांगसम होती है। ठीक है, अब यानी कि जब आकृति एक जैसी है, जब आकृति एक जैसी है तो उनका अगर आकार समान हो जाए तो वो दोनों आकृति सर्वांगसम हो जाती है। बच्चे देखो, बीच बीच में माइक मत ऑन क्या करो, ये मतलब ऐसा मत क्या करो, डिस्टरबेंस होता है क्लास के अंदर। देखो, ये त्रिभुज हमें एबीसी दिखाया गया है, त्रिभुज ए बी सी, और ये त्रिभुज हमें दिखाया गया है पी क्यू आर। ये दोनों त्रिभुज देखने में एक जैसे हैं, है कि नहीं है? दोनों त्रिभुज देखने में एक जैसे हैं। अब देख लेते हैं क्या इनका आकार भी बराबर है, क्या इनका आकार समान है। देख लेते हैं क्या इनका आकार समान है। आपने कहा सर इसके अंदर जो एक भुजा है वो 4 सेंटीमीटर की है ए बी, और वो पी क्यू के अंदर पी क्यू की है। यानी कि इसकी ये वाली भुजा, यानी कि त्रिभुज ए बी सी के अंदर अगर आप देखोगे कि त्रिभुज ए बी सी के अंदर और
और अगर आप देखोगे त्रिभुज पी क्यू आर के अंदर, तो आप कहोगे जो ए बी भुजा है वो पी क्यू के बराबर है। अब आप दूसरी भुजा को देख लेते हैं, यानी कि आपने अगर देखा भुजा ए सी, ये भी 3 सेंटीमीटर है। और अगर आप देखोगे भुजा पी आर, ये भी 3 सेंटीमीटर है। आपने कह दिया कि जो भुजा ए सी है वो भुजा पी आर के बराबर है। और फिर आपने देखा क्या भुजा, एक ग्रीन कलर से बना देते हैं हम, कि जो भुजा हमारे पास में बीसी बची हुई है ये सर्वांग समतल। और वो भुजा क्यू आर के बराबर है। आपने कहा बिल्कुल दोनों बराबर है क्योंकि 2-2 सेंटीमीटर है। आपने कहा कि जो भुजा बीसी है वो भुजा क्यू आर के बराबर है। यानी कि दोनों त्रिभुज देखने में एक जैसे हैं और दोनों का आकार भी समान है, कि ये वाली भुजा 4 सेंटीमीटर है तो इस वाले त्रिभुज की ये वाली भुजा 4 सेंटीमीटर है। इस वाले त्रिभुज में ये भुजा 3 सेंटीमीटर है तो ये वाली भुजा 3 सेंटीमीटर है। और अगर ये नीचे वाली भुजा 2 सेंटीमीटर है तो इस वाले त्रिभुज में ये भुजा 2 सेंटीमीटर है। यानी कि दोनों त्रिभुज दिखने में एक जैसे हैं और दोनों के आकार भी बराबर है। तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर क्या है? दोनों सर्वांग सम है कि नहीं है? जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे कि दोनों, अगर दोनों सर्वांग सम है तो जल्दी से आप वाई टाइप करेंगे, और अगर सर्वांग सम नहीं है तो आप एन टाइप करोगे। सभी बच्चे टाइप करेंगे, ठीक है। यानी कि दोनों त्रिभुज क्या है? सर्वांग सम है। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ गया है। अच्छा, हमारा एक सभी से डाउट, मतलब एक क्वेश्चन है सभी से, सभी बच्चे टाइप करेंगे, पहले क्वेश्चन सुन लीजिए अच्छे से, तब आप बताना। ठीक है, अगली स्लाइड पे देखें या फिर ठीक है, इस वाली स्लाइड पे देखते हैं। देखो, हमें क्या पढ़ना है? कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, यानी कि त्रिभुजों की सर्वांग समता पढ़नी है। और हमने जस्ट पीछे ही इसी क्वेश्चन को पढ़ा था कि अगर त्रिभुज एबीसी को देखा जाए, यहां लिख देते हैं हम कि त्रिभुज अगर एबीसी को देखा जाए और अगर त्रिभुज पी क्यू आर को देखा जाए, तो आप देखोगे कि जो ए बी भुजा थी वो पी क्यू के बराबर थी। फिर आपने कहा जो बी सी भुजा थी वो क्यू आर के बराबर थी। और फिर आपने कहा जो ए सी भुजा थी वो पी आर के बराबर थी। यानी कि आपने सभी में इक्वल टू का साइन यूज किया है। आप खुद देखो, आपने इक्वल टू का ये वाला यूज किया है, साइन सिंबल यूज किया है। तो क्या हम ये कह दें कि जो त्रिभुज ए बी सी है वो सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू आर के? यानी कि क्या हम ये वाला सिंबल यूज कर सकते हैं? अगर यूज कर सकते हैं सभी बच्चे वाई टाइप करें, और अगर नहीं यूज कर सकते हैं तो वो एन टाइप करें। क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज पी क्यू आर के सर्वांग सम है? ठीक है, पवीन का आंसर आ गया है नो, बाकी सभी सबका आंसर आ गया है यस। पवीन कह रहे हैं नो, मीनू राय बोल रही है नो, अनिल बोल रहे हैं नो। ठीक है, देखो कुछ बच्चे यस बोल रहे हैं, कुछ बच्चे नो बोल रहे हैं। तो जो बच्चे यस बोल रहे हैं वो तो ऐसे ही लिख रहे हैं क्योंकि उनको ऊपर वाला क्या दिख रहा है? ऊपर वाला सिंबल दिख रहा है कि जब चीजें बराबर होती है तो हम इक्वल टू का साइन लगा देते हैं। जिस बच्चे ने नो लिखा है, कुछ नाम हमने बोले भी थे, मीनू रॉय, हमने बोला अनिल कुमार, पवीन, तो इनमें से कोई भी एक बच्चा अपना माइक ओपन करे और वो बताए हमें कि फिर क्या सिंबल यूज करते हैं, जल्दी से। सर के बराबर, क्यों? क्योंकि बराबर बराबर इक्वल का साइन बराबर के लिए दिया जाता है। ठीक है, ठीक है, यानी कि सभी बच्चे समझेंगे कि आप इस साइन को त्रिभुज के लिए नहीं कर सकते। ठीक है, माइक बंद कीजिए आप, बहुत अच्छा। ठीक है, यानी कि आप क्या नहीं करोगे? आप त्रिभुजों के लिए बराबर का साइन यूज नहीं करोगे। ये सब चीज आप यूज कर सकते हो कोण के लिए, कि कोण ए कोण पी के लिए बराबर है, तो आप यहां तक यूज कर सकते हो। पर त्रिभुज को, आपको अगर किसी को बराबर बोलना है, यानी कि किसी त्रिभुज को दूसरे त्रिभुज के सर यहाँ सर्वांग, पर कांग्रेस वाला साइन आएगा। हाँ, यानी कि अगर आपको इसको सर्वांग सम बोलना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक दूसरा साइन यूज करना पड़ेगा। तो सभी बच्चे अपनी कॉपी में इस साइन को नोट कर लें कि सर्वांग सम का अपना एक साइन होता है। क्या साइन होता है? कि आपने इक्वल टू तो लगाया ही लगाया, उसके ऊपर आप ऐसे भी लगाओगे कि त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज पी क्यू आर के सर्वांग सम है। यानी कि ये वाला आप इसके अंदर यूज करोगे कि सर्वांग सम का सिंबल, चिन्ह ये होता है। टाइम हो गया सर। ठीक है, तो सभी बच्चों को इतना समझ में आ गया है ना? अगर सभी बच्चों को इतना समझ में आ गया तो वो जल्दी से वाई टाइप करें कि सभी को इतना समझ में आ गया है। ठीक है, और जल्दी से सभी बच्चे होमवर्क नोट करेंगे। ठीक है, सभी बच्चे होमवर्क नोट करेंगे। आपको स्क्रीन दिख रही है क्या होमवर्क वाली?